ग्रामोद्योग विभाग रेशम प्रभाग बिलासपुर। ये ग्रामीण अंचल के लिए स्वरोजगार अंतर्गत यहाँ रेशम कीट पालन किया जाता है, जिसके तहत सबसे पहले हम लोग इसका अंडा प्राप्त करते हैं, जिसे हम स्वस्थ डिम समूह कहते हैं। उसको हम लोग ब्रशिंग करने हैं। ब्रशिंग करते समय प्रस्फुटन होता है अंडा। उसके बाद वहां से इल्ली निकलता है। फर्स्ट स्टेज के जिसे हम फर्स्ट स्टेज के कीड़ा बोलते हैं, उसको हम लोग 3 फीट के पौधे में उसको छोड़ते हैं, है ना। अब कीड़ा लगभग फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ स्टेज का होता है। तो इसका पहचान कैसे करते हैं फर्स्ट स्टेज के कीड़ा का? फर्स्ट स्टेज का कीड़ा जब अपने अंडे से निकलते हैं तो उसका कलर हल्का भूरा, हेड काला रहता है। ये जैसे ही कुछ पत्ती खाने के बाद 24 से 48 घंटे में इसका कलर चेंज हो जाता है। इसको बॉडी ग्रीन हो जाता है, पेट भाग काला हो जाता है। और काला होने के बाद कुछ टाइम के बाद वो भी आकार या एम आकार के हो जाते हैं। इसके बाद ये कुछ घंटों के लिए अपना खाना बंद कर देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इसे मोल्टिंग। मोल्टिंग मतलब यही है कि वो अगले स्टेज में जाने के लिए अपने बॉडी को आकार देना। तो वो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जैसे ही जाएगा तो इसका आकार परिवर्तित हो जाता है। इसका आकार परिवर्तित होते ही ये फिर नेक्स्ट स्टेप में जाने के पहले ये लगभग 36 घंटा खाना फिर बंद कर देता है। खाना बंद करने के दौरान अपना केचली बाहर निकालता है। फिर केचली बाहर निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेज इसका आ जाता है तीसरा। तीसरा स्टेज में आ जाने के बाद इसका बॉडी लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है। इसमें इसका लेज, आँख, है ना, साइड के स्पोर स्पष्ट दिखने लगता है। फिर ये आगे की प्रक्रिया है इसका। थर्ड स्टेज के बाद 4-5 दिन पत्ती खाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, फिर फोर्थ स्टेज में। फोर्थ स्टेज का कीड़ा है, ये भी अपना मोल्टिंग अवस्था दिखाएगा। केचुली हटाएगा, खाना खाए, पत्ती का अपना ईटिंग करेगा। ये लगभग 6 से 7 रोज पत्ती का ईटिंग करता है। ये इसके बाद फिर मोल्टिंग अवस्था में जाएगा। मोल्टिंग के बाद ये फिफ्थ स्टेज में आकर ये फोर्थ स्टेज से पहले ये सारे पत्ती का उपयोग कम से कम 20% ही कंज्यूम करता है। सारे पत्ती ये 80% फिफ्थ स्टेज में ही पत्ती खाता है ये। तो फिफ्थ स्टेज में आने के बाद ये लगभग 10 से 15 दिन तक पत्ती खाएगा। उसके बाद ये अपना पत्ती खाना बंद कर देता है। जो अंदर में इसका बिट बिट है उसको बाहर निकालता है और अपने सैलिवरी ग्लैंड से धागा का फॉर्मेशन करता है। ये जैसे ये बना रहा है ना, ये खाली अब बना रहा है। इसके अंदर ना कोई फूड मटेरियल नहीं है। इसके पेट के अंदर पूरा खाली। वो तभी बनाएगा ये जितना वो गिरा है ना बीट इसका, वो इसके अंदर में नहीं रहेगा। खाली इसके अंदर में सिलेवरी ग्रैंड खाली कोसा ही रहेगा। इस प्रकार से ये अपना कोसा का एक ककून का निर्माण कर लेता है। कोसा बनने के बाद इसका हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग करके किसान हितग्राही जो है अपना हार्वेस्ट करके संग्रहण करते हैं। संग्रहण करने के बाद संग्रहण करने के बाद विभाग द्वारा संचालित ककून बैंक के नाम से जहाँ कोसा फल को क्रय विक्रय किसान लोग करते हैं। अब कोसा को यहाँ विभाग खरीदी कर लेता है। विभाग खरीदी करने के बाद बाई दफे कोई रीलर है, व्यापारी है, अदरवाइज कोई भी हो, जिसको ककून खरीदना है उसी ककून बैंक के माध्यम से विभाग द्वारा सपोर्टिंग रेट पर इसको क्रय विक्रय करता है। अब जैसे रीलर है, रीलर यहाँ से ककून खरीद लिए, उसके बाद अपना ले गए खरीद कर, उसको धागा निकालना है। तो इसका गम को तोड़ने के लिए खाने के सोडा और साबुन 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालते हैं। उसमें कम से कम 500 कोसा डालकर उसको बॉइलिंग करते हैं। बॉइलिंग करने के बाद उसको भाप से थोड़ा टाइट करते हैं। तो जैसे ही वो हो जाता है तो इसका प्रक्रिया ये है धागा निकालने का। इसका एक एक सिरा निकालना है। एक सिरा निकल गया उसके बाद ये इसका बुनियाद मशीन है। बुनियाद मशीन में
उसको एक शोर से धागा निकालते हैं। कम से कम एक कोसा में 900 मीटर कम से कम धागा निकलेगा। यदि धागा निकालते समय यदि भाई दफे पंचर हो गया तो वो वेस्टेज का उपयोग हम लोग एक घीचा के रूप में, यहाँ से भी वेस्टेज यदि बढ़ जाता है तो उसको हम मटका धागा के रूप में निकालते हैं। अब उसके बाद अंत में इसका प्यूपा बच जाता है तो उसको क्या करते हैं, इजराइली लोग कलेक्शन करके रखे रहते हैं, बड़ी मात्रा में हो जाता है तो उसको फिशरी विभाग या मुर्गी फार्म वाले को बेच देते हैं। इस प्रकार से गोसा में ऐसा एक भी चीज नहीं है कि जो वेस्टेज फेंकाएगा। शुरू से अंत तक इसका यूज ही है। थैंक यू भैया।